So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is मुकेश कुमार परसोया. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, पिछले लेक्चर से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे मैकेनिक्स का, जो बिल्कुल बेसिक था, एक तरीके से टूल था, है ना. टूल मतलब होता है जो चीज़ें आप आगे काम में लेते रहोगे. चैप्टर तो इनको अलग से डिवाइड कर रखा है सो दैट सारी चीज़ें एक जगह हमें मिल पाए, है ना. वेक्टर हमने स्टार्ट किया था जहां हमें बिल्कुल हल्का फुल्का आइडिया लगा था कि वेक्टर्स होते क्या है, कहाँ से आए, कहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ी, है ना. तब इनका इनोवेशन हुआ. फिर हमने देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती थी उनका हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर पाए. स्केलर देखा था हमने, वेक्टर देखा था, टेंसर देखा था, है ना. हमने वहाँ पे उनके डिफरेंसेस भी बताए थे कि टेंसर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते थे. उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर लिखना सीखे थे, है ना. तो हल्का फुल्का आइडिया, मतलब हम टच करके आए थे वेक्टर क्या होता था, है ना. एक तरीके से एक बिल्कुल बेसिक लेक्चर था. आज का लेक्चर भी बिल्कुल बेसिक होने वाला है ना. जो हम कल पढ़ के आए थे उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है. सो बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो वेरी फर्स्ट हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, क्या नहीं होते, पढ़ तो आप पहले भी चुके हैं. पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ के आए थे, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया. बस वही चीज़ें हैं जो पढ़ के आए थे, पोजीशन वेक्टर लिखना सीख के आए थे, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया. देखो इधर, ये हमारा एक्स डायरेक्शन था, ये हमारा वाई डायरेक्शन था. जेड परपेंडिकुलर था, मैं कहीं लिख नहीं रहा, कहीं भी मान लो. ये लो डॉट लगा दिया, है ना. डॉट और क्रॉस का मतलब मैं कल आपको बताया था ना. ओके बच्चों, मान लो ये इनका ओरिजिन है, ये इनका ओरिजिन है, और यहां पे मैं बैठा हूं, यहां पे बैठा हूं, मैं यहां पे बैठा हूं. ओके, और यहां से मुझे दो कन्याएं नजर आ रही है, दो कन्याएं नजर आ रही है. पहली कन्या बैठी है यहां पे, जिनकी पोजीशन है A1, इनके कोऑर्डिनेट्स है X1, Y1 और Z1. ओके सर, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया. इन्हीं के अगल बगल कहीं एक कन्या और बैठी है, जहाँ पे दोनों कन्याओं पे मेरी नज़र है ना. दूसरी वाली कन्या ये है, जिनको मैं कहूँ यदि A2, X2, Y2 और Z2 इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना. आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कहीं ऐसे मत मान लेना कि सर ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना. बच्चों इनका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जो कल हम पढ़ के आए थे. पोजीशन वेक्टर सभी बच्चों को पता था. अरे यार स्ट्रेट लाइन खींच जाओ बे. ओके ओके, इनका पोजीशन वेक्टर था, हम लिख के आए थे आर से. सर हम वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो पॉइंट होता था उसको यहां पे लिख देते थे. बहुत बढ़िया, यही करते आए थे ना. मतलब मैं यहां से बैठ के उस कन्या को देख रहा हूं, यहां से बैठ के उस कन्या को देख रहा हूं, और मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, RA1. ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल. यदि मैं यहीं से दूसरी वाली कन्या को देखूं, तो इनका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, RA2. पोजीशन वेक्टर लिखना मैं आप लोगों को कल सिखा दिया था, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ते आए थे. हर बच्चे को क्लियर था, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. ओके बच्चों, सर की नज़र यहां से दोनों कन्याओं पे है, दोनों कन्याओं की नज़र मुझ पे है ना. और दोनों कन्याओं की नज़र अभी तक आपस में एक दूसरे पे नहीं पड़ी थी. मतलब ये इनको नहीं देख पाए थे और ये इनको नहीं देख पाए थे. अब अचानक से इनकी नज़र आपस में एक दूसरे पे पड़ती है ना. और ये वाले इनको देखते हैं, ये वाले इनको देखते हैं. तब इनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे सर भी बैठे हैं और हाँ हम भी दोनों हैं, है ना. मान लो यार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़ें जब आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना. तब आपको थोड़ी डेप्थ मिलती है ना, कंसेप्ट में डेप्थ मिलती है. ओके बच्चों, पोजीशन वेक्टर कल मैंने लिखना सिखाया था, हर बच्चे को पता है. यदि मैं लिखूं RA1, है ना, यदि मैं लिखूं RA1. ओके सर, बहुत बढ़िया. इनका मतलब सर आप कल लिख के आए थे X1 IK प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप. कैप आपको पता था, डायरेक्शन बता रही थी, यूनिट वेक्टर होते थे, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता था. आज और थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग वहां से करेंगे, है ना. और RA2 सभी को पता है, क्या लिखेंगे बच्चों,
x2i प्लस y2j प्लस z2k। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो हम कल पढ़ के आए थे, है ना। आज बस उन्हीं चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यदि पहले वाली कन्या की नजर दूसरी वाली कन्या पे पड़ती है, पहले वाली कन्या की नजर, मैं कह रहा हूं अच्छे से सुनेंगे, पहले वाली कन्या की नजर दूसरी वाली पे पड़ती है, इसका मतलब सर पहले वाली देख रही है और दूसरी वाली को देख रही है। पहले वाली तो खुद देख रही है ना, उसको थोड़ी ना पता है कुछ, वो तो सिर्फ दूसरी वाली को देख रही है। इसका मतलब सर मैं कहूं यदि ये वाली जो कन्या थी वो इनको देख रहे थे, ओके बहुत बढ़िया, और मैं इनको कह दूं यदि ये डी वेक्टर है, कुछ भी मान लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, मैं आपको बताना चाह रहा था, डी वेक्टर मैंने इसको लिख दिया, ओके। डी वेक्टर का मतलब क्या था सर, a1 a2 वेक्टर, है ना, a1 a2 वेक्टर लिख दो, अकेला वेक्टर, ठीक है। a2 यहाँ पे थे और a1 हमारे पास यहाँ पे थे, पहली वाली कन्या। अब यदि मैं कहूं कि पहली वाली कन्या दूसरी वाली कन्या को देख रही है, इसका मतलब मैं लिखना चाहूं कि पोजीशन ऑफ A2 कहां है ये, विथ रिस्पेक्ट टू A1। हाँ सर क्या लिखती है, जहां आप लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू दिखे, जहां कहीं दिखे विथ रिस्पेक्ट टू के आगे जो कुछ आए आप उसको समझ लेना, वो तो दर्शक है, वो दर्शक है ना। मैं कहूं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैं कुछ भी कर रहा हूं, जमीन तो देख रही है ना यार, अरे जमीन के ऊपर ही कुछ कर रहा हूं ना, उनके रिस्पेक्ट में कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये तो स्टेशनरी है, ये तो दर्शक है, ये देखेंगी, और जिनको देख रही है वो देखो पहले आगे पोजीशन ऑफ A2, जिन पे हमारी नजर गई, इनकी नजर इन पे गई, A2 की नजर A1 पे जाती तो A2 दर्शक हो जाती, और A1 हमारे पास क्या था, फिर मैं लिखता पोजीशन ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू A2, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू के आगे सर जो आ रहा है वो दर्शक है ना, वो दर्शक है, मतलब इस लड़की की नजर सर इस पे गई, तो मैं यहां पे लिख रहा था पोजीशन ऑफ A2 विथ रिस्पेक्ट टू A1। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब समझ आया सभी को, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू के आगे जो कुछ लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू के आगे जो कुछ लिखा है वो दर्शक है, वो चुपचाप खड़ा के देखेगा, अरे सर दूसरी वाली लड़की हमारी क्लास की, ओके, है ना। यदि मैं इनको लिखना चाहूं, क्या मैं इनको लिखूंगा डी वेक्टर, है ना, और क्या मैं इनको ये लिख पाऊंगा A1 A2 वेक्टर, बोलो यार A1 A2 वेक्टर, ओके सर बहुत बढ़िया। कहना क्या चाह रहे हो बच्चों, यही आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, किसी एक की पोजीशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, किसी भी एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना, इनकी पोजीशन इनके रिस्पेक्ट में बताना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इनकी पोजीशन 0 0 0 है ना, 0 0 0 के रिस्पेक्ट में बता रहा था, पोजीशन वेक्टर होते थे, कल पढ़ा के आया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे ले रहे थे हम, है ना, ओरिजिन से जो कुछ भी देख रहा था मैं, है ना, ओरिजिन से जो कुछ भी देख रहा था पोजीशन वेक्टर, कल पढ़ाया था बिल्कुल अच्छे से। बच्चों ओरिजिन के अलावा कहीं हम कुछ वेक्टर लिख रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, किसी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ओके, ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं। हम इनको लिखेंगे कैसे सर, इनको बच्चों हम लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ओह सर बहुत बढ़िया। इनका मतलब क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये वही चीज है, सेम है ना, वही चीज है, ओके। यदि मैं लिखूं हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब ये हो गया सर, A2 वेक्टर क्या थे हमारे पास, A2 पोजीशन वेक्टर A2, है ना, A2 मैं सीधा लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, यहां से मेरी नजर इस लड़की पे भी थी, इस पे भी थी। अब इन बातें अपने आप में हो रही है सोचो यार, जब मैं यहां से लिख रहा था, जीरो का कोई यहाँ पे इतना रोल नहीं था, देखो x1 माइनस 0, मैं आगे बताऊंगा कल जो पोजीशन वेक्टर पढ़ के आए थे ना आप, वो इन्हीं से पैदा हुए थे, या
इन्हीं से पैदा हुए थे, पहले इसलिए पढ़ाया गया ताकि आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया लगे, है ना। ओरिजिन में क्या होता है, जब कहीं और किसी पॉइंट पे होते हैं तब क्या होता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ आर वेक्टर और डी वेक्टर अपना। इसका मतलब सर A2 वेक्टर x2i y2j z2k, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ x1i y1j z1k, ब्यूटीफुल। यहाँ देखो सिमिलर चीजें घटती बढ़ती है, जुड़ती घटती है, सभी को पता है यार, ये सभी को पता है, सिमिलर चीजें जुड़ती घटती है। यूनिट एंड डायमेंशंस में आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि, है ना, सिमिलर जो यूनिट्स होती है वह जुड़ती घटती है ना। सिमिलर चीजें हमेशा जुड़ती घटती है। देखो यहाँ पे आई कैप, ये हमारे पास आई कैप है, ये जे कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप। इसका मतलब ये सिमिलर चीजें हैं। यस, या सिमिलर चीजें हैं यार। मैं इनको लिख पाऊंगा x2 माइनस x1 आई कैप। देखो भाई लोग, आई कैप बाहर लिया मैंने, x2 यहाँ माइनस था, इसका मतलब सब सारे माइनस हो गए। इतना तो हल करना आता होगा यार, इतना तो सोल्व करना आता होगा। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यही आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, यही आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। ओके, अब सर आप बता रहे थे कल जो पोजीशन वेक्टर पढ़ के आए थे वो यहीं से आए हैं। कैसे आए हैं? देखो इधर देखो, हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होता था, कल बताया था पोजीशन वेक्टर। यदि मैं कहूं मेरा पोजीशन वेक्टर RA1 मैं लिखूं पोजीशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यही होता था ना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। लिखो यहाँ पे, इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे यार। मैं कहूं ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं A2 का लिखता हूं, यहाँ पे x2 y2 z2 ऑलरेडी गिवन है, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए, है ना। RA2 यदि मैं लिखना चाहूं, गौर से देखेंगे यार, RA2 यदि मैं लिखना चाहूं, इसका मतलब सर x2 माइनस x1, x2 में से जीरो गया, जीरो तो जीरो होता है, जीरो को माइनस करते हैं क्या? नहीं करते। इसका मतलब सर x2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। मैं RA2 लिख रहा हूं यहां पे, मैं कह रहा हूं वो पोजीशन वेक्टर यहीं से आए थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ही आए थे। देखो यार y2 माइनस y1 मतलब सर y2 का y2 आ गया, बहुत बढ़िया, y2 जाके प्लस z2 में से जीरो गया, इसका मतलब z2, बहुत बढ़िया, z2 के कैप। क्या हर बच्चा फील कर पा रहा है? ये चीजें और ये चीजें सेम है। पोजीशन वेक्टर आप कल सीधा लिखना सीख के आए थे ना, वो देखो वहां पे यहीं से आए हैं, यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं से पैदा हुए हैं। देख लो वहां पे कल पोजीशन वेक्टर पहले पढ़ाया था ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया लगे। यदि मैं यहाँ पे सीधा लिखाता, आपको सीधा सिखाता चीजें, बच्चे यहाँ थोड़े कंफ्यूजन में रहते, सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके लिए वहां पे पहले पढ़ के आए थे हम वो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम मैं बार बार कह रहा था पोजीशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस, जहां विथ रेस्पेक्ट टू दिखे उसके आगे वाले को तो आराम से खड़ा कर दो। मैं यहाँ पे खड़ा होकर मतलब देख रहा था, मैं देख रहा था, किसको देख रहा था? A1 को देख रहा था सर। यहाँ देखो हम A2 A1 लिखे ना, पोजीशन ऑफ A2 विथ रेस्पेक्ट टू, पहले वाली लड़की खड़ी थी चुपचाप देख रही थी यहाँ से, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सो बच्चों ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, कुछ नहीं है, जो चीजें ओरिजिन के अलग किसी कोऑर्डिनेट में हो रही है ना, वो आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में काउंट हो रही है ना। बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। इनको छापेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का थोड़ा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। ओके, एक एग्जांपल मैं लूँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पॉइंट फॉर ए पार्टिकल, लिख लो यार, पार्टिकल विच मूव्स
फ्रॉम A1, ए ले लेता हूं मैं कुछ भी, 3 4 5 टू B, ये B का मतलब पॉइंट है ये B यहाँ पे, है ना। B का मतलब कुछ भी ले लो, 5 6 7, इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको लिखना है। बहुत बेसिक, हर बच्चे को पता है सर। या फिर कहे पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A आपको पूछे, हर बच्चे को पता है सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से लिखते थे, आगे वाले में से x में से x गया, y में से y गया, z में से z गया, जो आया वही हमारा आंसर। लिख दो भाई लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं ना, x2 माइनस x1, x2 सर, x1 सर, बहुत बढ़िया, 5 में से 3 गए 2, आई कैप, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, प्लस y2 माइनस y1, 6 में से 4 के कितने बचेंगे, 2j कैप, बहुत बढ़िया सर, z2 माइनस z1, मतलब 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैप हर बच्चे को पता है, जो जिनके ऊपर कैप लगी है ना, ये आई कैप मतलब x डायरेक्शन में ये दो यूनिट x डायरेक्शन में गया है, 2 ही यूनिट y डायरेक्शन में गया है, और 2 ही यूनिट z डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। इन सारी चीजों को मिला जुला के एक जगह लिखने के लिए हमने वेक्टर लिखा है ना। कोई पार्टिकल इधर 2 गया, इधर 3 गया, पॉइंट तो यहाँ जा रहा था ना यार, हमें कैसे पता लगेगा, इसका मतलब हम देख रहे थे आई कैप x डायरेक्शन में कितना मूव हुआ। कल पढ़ के आए हैं ना आप, यूनिट वेक्टर पढ़ के आए थे ना यार, कल पिछला लेक्चर देखा होगा, हर बच्चे को क्लियर होगा। 2i मतलब सर x डायरेक्शन में दो यूनिट मूव कराओ, y डायरेक्शन में भी 2 यूनिट मूव करा, और z डायरेक्शन में भी 2 ही यूनिट मूव करा, है ना। ये बेसिक है आप लोगों का। मैं आप लोगों को बता चुका कि आपके जो पोजीशन वेक्टर आए थे वो यहीं से आए थे, इस तरीके से आए थे, है ना। ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, हर बच्चे को क्लियर होगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। छाप लो बच्चों इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डियर, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। हेडिंग डालेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। जो बच्चे 10th क्लास पास करके आए हैं उनको बिल्कुल जल्दी समझ आएगी ये चीजें। सभी बच्चे 10th क्लास पास करके आए हैं ना, 11th में आए हैं, ड्रॉपर है या जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना। बच्चों यदि मैं कहूँ कोई वेक्टर हमारे पास है, ये हमारे x डायरेक्शन थे, ये हमारे y डायरेक्शन थे, मैं कहूँ कोई वेक्टर मेरे पास था, ये लो कोई वेक्टर था, है ना। इनकी पोजीशन मान लो कुछ भी है और मैं इनको कहूँ p वेक्टर है, ओके, पोजीशन छोड़ो, p वेक्टर है। अब सर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब, कंपोनेंट का मतलब होता क्या है, होता क्या है। यदि मैं चाहूँ ये वेक्टर है और इनके बीच में मान लो एंगल है थीटा, है ना, मैं कहूँ कि मुझे ये बता दो कि ये x डायरेक्शन में कितना गया और y डायरेक्शन में कितना गया, एक्चुअल बता दो मुझे। x डायरेक्शन में यदि मैं चाहूँ ये इधर कितना है और उधर कितना है ना। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है, कोई वेक्टर है हमारे पास p वेक्टर, कोई भी वेक्टर है p वेक्टर है ना। बच्चों यदि मैं लिखूँ यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन खींचूं, हर बच्चे को पता है ये ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला, है ना। ये क्या होगी, इनके बेस हो गए, ये इनके परपेंडिकुलर हो, ये मैं मान लेता हूँ h है ना। वेक्टर का नाम था h हमारे पास, सो दैट बच्चों को थोड़ा आसानी रहे, है ना, h। ओके, अब मैं कहूँ कि b को और p को आप h की टर्म में लिखो सर, h की टर्म में लिखो। हमें ना इनको अलग करना है। x की डायरेक्शन में आप लिखो, y की डायरेक्शन में ये कितने हैं आप हमें बताओ। आपके पास सिर्फ इनका ये h वेक्टर है, सिर्फ h वेक्टर है ना, सिर्फ h वेक्टर है, और इनका सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड है। मतलब ये तो डिस्टेंस है ना यार, ये तो डिस्टेंस ही तो है,
वेक्टर क्या होता है? डिस्टेंस होती है ना, मैं पढ़ाया था कल के लेक्चर में, है ना। जिनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उनकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। ये देखो कल बताया भी था हमने चीज। ओके बच्चों, रिजोल्यूशन हम लोग देखेंगे। कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट होते क्या है। जब आप एनएलएम वगैरह पढ़ोगे हर लाइन में आपको ये चीज़ काम में आएगी, इसीलिए यहाँ पे ले आऊँ तो ताकि आप इसको यहाँ पे भी फील कर पाओ, थोड़ा टच कर पाओ। बच्चे पढ़ के आ रखे हैं, सब बच्चे पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, बट उनको बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत जगह पे काम में आएंगी, हर जगह काम में आएंगी। आगे की मैकेनिक्स में कंपोनेंट्स यार बहुत बेसिक चीज़ें होती है और बच्चे इनमें गलती करते हैं, आई नो बच्चे इनमें गलती करते हैं। ओके बच्चों, यदि मैं कहूँ इस ट्राइंगल में कोस थीटा, इस ट्राइंगल में कोस थीटा निकालो, इसका मतलब सर कोस थीटा मतलब बेस बाई एच। ओके, इसका मतलब सर बेस बाई एच। सर आप एच हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड था, ठीक है। बी का मतलब क्या हो गया सर? एच कोस थीटा। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बी किसने कितने के बराबर है? एच को कोस थीटा से मैं मल्टीपल कर दूं, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस को कोस थीटा से मल्टीपल कर दूं, वो बी के बराबर है। फीलिंग लो यार, बिना फीलिंग के कुछ हो नहीं पाएगा। अब यदि मैं कहूं इसमें मुझे साइन थीटा लगाना पड़े, क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। बहुत बढ़िया, यहां से पी के आ गया हमारे पास एच साइन थीटा, एच साइन थीटा। हर बच्चे को पता है यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन था 0 0। बहुत बढ़िया, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास बी थी और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास पी थी, है ना। इस पॉइंट को हम क्या लिखते थे? इस पॉइंट को हम क्या लिखते थे? बी और पी। मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है। ओके, बहुत बढ़िया। अब सर आप इनको तोड़ तो रहे हो, आप इनको तोड़ तो रहे हो, इसकी फॉर्म में तोड़ रहे हैं, इसकी फॉर्म में तोड़ रहे हैं हम इनको, है ना, इनकी फॉर्म में तोड़ रहे हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इसका मतलब सर जो एच वेक्टर था, जो एच वेक्टर था, एच वेक्टर था, इसका मतलब सर वो हो गया बी। एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला? बी। बी एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला? बी। और एक्स डायरेक्शन वाली को हम बोलते थे आई। इसका मतलब सर ये b इंटू आई हो गया, प्लस वेक्टर लिखना कल सिखा दिया था मैं आपको, पोजीशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते थे यार। एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, वाई डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, और उस पॉइंट को वहां पे हम लोकेट कर देते थे आई और जे के लगा, आई और जे के जितने होते थे सारे लगा करके। अब मैं कहूँ जे वाई डायरेक्शन में कितना चला, ये देखो यहाँ पे पी चला, पी ही तो चला वाई डायरेक्शन में, यहां से देखो यार। ओके, इनका मतलब सर पी वाई डायरेक्शन में चला, पी वाई डायरेक्शन में चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से मैं इनको लिख पाऊंगा, बी की वैल्यू उठाओ, पी की वैल्यू उठाओ और वहां पे रख दो एच कोस थीटा आई के प्लस पी की वैल्यू यहां से उठाओ और वहां पे रख दो। बहुत बढ़िया सर, एच साइन थीटा जे। ब्यूटीफुल। सर कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब है कि यदि आपके पास सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है और एक एंगल दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला और वाई डायरेक्शन में कितना चला। देखो यहां से निकाल लोगे, एच की वैल्यू मान लो आपके पास है 10 और थीटा की वैल्यू कुछ भी 30 डिग्री कुछ भी मान लो, आप खटाक से निकाल के बता दो सर ये एक्स डायरेक्शन में इतना चला, वाई डायरेक्शन में इतना चलना। यही कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स यही होते हैं कि इस डायरेक्शन में वो कितना है एक्चुअल में और इस डायरेक्शन में वो कितना है एक्चुअल में कितना है। अब देखो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था? एच आ रहा था सर, इनका मैग्नीट्यूड एच था ना, मैग्नीट्यूड इनका एच था। अरे यार मैग्नीट्यूड इनका एच था, कुछ भी था, कोई भी वैल्यू थी, 10 न्यूटन था, फलाना था, देखना था, जो मर्जी था। अब देखो यहाँ पे यदि मैं एच निकालना चाहूं, एच निकालना चाहूं, देखो इधर, देखो 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 क्या होता था, क्या होता था, याद करो। एच निकालने के लिए मैं बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर करके एंड रूट कर देता था, याद है ना यार, कल के लेक्चर में करवाया था। इतनी बेसिक चीजें बार बार थोड़ी ना रिपीट होंगी। सर यहाँ पे मैं लिखता था बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही लिखता आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लिखने के बाद में हमने कोई गलती नहीं करी, ये बिल्कुल सही लिखा, मैं इसको प्रूव करना चाह रहा हूँ, है ना। देखो बच्चों,
बी हमारे पास क्या था सर? बी हमारे पास था एच कोस थीटा, और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। एच साइन थीटा हमारे पास था पी, देखो यार पी का स्क्वायर करना था, इसका मतलब सर हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यदि मैं कहूँ कि मैं यहाँ से एच स्क्वायर बाहर ले लूँ तो मेरे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हर बच्चे को पता है कि इनकी वैल्यू होती थी 1, इनकी वैल्यू होती थी 1, और यहाँ से हमारे पास बच जाता था h। लो भाई लोग, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे था, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे था, ऐसा लिखने के बाद में भी यही आया। इसका मतलब है कि सर आप हमें सिर्फ इतना नॉलेज देना चाह रहे थे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप है ना, और इस डायरेक्शन में कितना है एक्चुअल डेटा। हम एक्चुअल बस हमें ये नॉलेज मिल रहा था इनसे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। बच्चों कंपोनेंट्स आपको हर जगह काम में आएंगे जब आप एनएलएम वगैरह पढ़ोगे, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ोगे, है ना, सारी चीज़ें आपको जहाँ वेज वगैरह आ गए कहीं किसी एंगल पे, आपको हर जगह रिजोल्यूशन। उसका एक एग्जांपल मैं अगले बोर्ड पे लूँगा, 2-4 एग्जांपल हम लोग इस पे देखेंगे, सो दैट आपको थोड़ा इस चीज़ पे ग्रिप मिले, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, इस पर थोड़ा इसलिए हम लोग टाइम देंगे, है ना। सो कि ये बिल्कुल बेसिक था कि इनका मतलब सिर्फ इतना सा था कि सर ये आप हमें एक्चुअल में बता दो कि इस डायरेक्शन में कितने थे और इस डायरेक्शन में वास्तव में कितने थे। आप हमें सर बस सीधा 10 इनकी वैल्यू दे दिए, 20 इनकी वैल्यू दे दी और एक एंगल दे दिए, हम कहाँ से पता लगा पाएंगे? यहाँ से पता लगा पाएंगे। देखो एच कोस थीटा साइन थीटा, बस इतना याद रखोगे आप। जहाँ कहीं एंगल हो बार बार काम में आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लो, बार बार आपके ये काम में आएगा। यहाँ देखो मतलब सर हमने जो किया वो गलत तो नहीं था। देखो इनकी वैल्यू भी वही आई, इनकी वैल्यू भी वही आई जो इनकी वैल्यू एक्चुअल में थी, इसका मतलब कुछ गलती नहीं है ना। इसको छापेंगे, अगले बोर्ड पे हम 2-4 क्वेश्चन लेंगे सो दैट आपको थोड़ा इस कंसेप्ट में क्लियरिटी आए, है ना। छापो इनको। ओके माय डियर, कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लिक हुआ कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना, रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन तो नाम है, बाकी कंपोनेंट आप हर जगह देखोगे, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सो दैट आप लोगों की थोड़ी ग्रिप बन पाए, है ना। ओके सर, भाई लोग यदि आप लोगों के पास ऐसे गिवन है, ये 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ओके, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। आप इनके कंपोनेंट करके बता दो एक्स डायरेक्शन में कि ये एक्स डायरेक्शन में कितने हैं और वाई डायरेक्शन में कितने हैं एक्चुअल में। बस बस बस, सिर्फ इतना सा काम करना है। हम क्या करते आए थे सर, हम क्या करते आए थे, इधर कुछ रिजल्टेंट दे रखा हो और ये वाला कुछ भी एंगल हो, हमें सर ये यदि चाहिए हम उनको कोस थीटा से मल्टीपल कर देते थे। याद रखो, आगे आप बार बार कोस थीटा बराबर ये थोड़ी लगाते रहोगे यार, b/p वगैरह ऐसे थोड़ी लगाते रहोगे बार बार। आप सीधा करोगे सर जो कुछ था उसको हम x डायरेक्शन में यदि थीटा देख रहे हैं तो x थीटा पे लिटाना है ना, हमें इसको x पे लिटाना है, इनको x पे लिटाना है, कोस से मल्टीपल करते हैं। बस 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 इतना याद रखो। यदि यहाँ पे मान लो थीटा यहाँ पे होता, ये लेटते कहाँ, यहाँ पे भी लेटते, यहाँ पे भी लेटते। यदि इनको इधर लिटाना होता, इधर लिटाना होता कोस थीटा से मल्टीपल कर देते, इधर लिटाना होता तो कोस थीटा से मल्टीपल कर देते, बट यहाँ थीटा अलग होता। देखो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा ना। ओके, यदि मैं कहूँ यहाँ पे ये हमारे पास n था, ये e था। कल आप लोगों को बताया था मैं ये डायरेक्शन लिखना, आप लोगों को बताया था, क्या लिखे थे हम लोग सर, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कल के लेक्चर में बताया था ना यार, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स याद करो, याद करो किस तरीके से लिखते थे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे के क्वेश्चंस में आप लोगों को यही चीज़ें दे रही होंगी। यहाँ पे तो जस्ट एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इसको लिखना हर बच्चे को पता है, या फिर हम इसको लिखेंगे यदि ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। हर बच्चे को पता है एंगल 90 डिग्री है पूरा का पूरा, तो ये 30 है तो ये 60 होगा। और तब उस टाइम मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 60 डिग्री ई ऑफ एन, किसका, एन का। यहाँ देखो 30 डिग्री एन क्या है, एन किसका सर, ई का। देखो अब यदि मैं मान लो मुझे इनके कंपोनेंट्स करने थे, ये वेक्टर मान लो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर हमारे पास। सो बच्चों एफ वेक्टर को आपको लिखना है कुछ प्लस, बस 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 सर यही लिखना था, आई और जे, मतलब आप हमें एक्चुअल बता दो
कितने हैं कितने नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन छापेंगे, उसके बाद ये सब चीजें करेंगे, है ना। ये मान लो मैं कहूँ x है, ये मान लो मैं कहूँ y है, डायरेक्शन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यहाँ पे x है और y है। हर बच्चे को पता है, अभी वहाँ पे निकाल के लेके आया हूँ ना आप लोगों को। यहाँ पे cos थीटा लगाओगे, यहाँ पे sin थीटा लगाओगे, आपके पास f फैक्टर की वैल्यू आएगी बच्चों 20 cos 30 है। किस डायरेक्शन में है 20 cos 30, ये वाली डिस्टेंस cos 30 आएगी, cos थीटा लगाओगे ये आएगी। किस डायरेक्शन में सर, x डायरेक्शन में। क्या होता था x डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर आई कैप। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इस डायरेक्शन में मैं लिखना चाहूँ, जे डायरेक्शन में मैं लिखना चाहूँ, 20 को मैं साइन थीटा से मल्टीपल कर दूंगा या फिर साइन थीटा इसमें लगाऊंगा, क्या आएगा 20 साइन 30 डिग्री जे कैप। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2। √3/2 मैं यहाँ पे रखूंगा, 2 से इनको हटा दूंगा, 10 √3 आई के प्लस 20 साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब सर 10 जे कैप। बच्चों हमारे जो रिजल्टेंट थे वो 20 थे, और हर बच्चे को पता था किसी वेक्टर का रिजल्टेंट, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे 20 था। देखो चेक कर लो आप अपने आप से, मैग्नीट्यूड मतलब सर ये होता था, और हम इनको करते आए थे इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका मतलब सर 10 √3 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 10 का स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों 10 √3 का स्क्वायर। अरे यहाँ बच्चे यहाँ झुलस जाते हैं, उनको आता नहीं है स्क्वायर करना, कोई बात नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है √3 का आप स्क्वायर करोगे, अलग से करोगे, और 10 का स्क्वायर आप अलग से करोगे, और दोनों को साथ में मल्टीपल करोगे। इसका मतलब सर 10 का स्क्वायर हो गया 100 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। √3 का स्क्वायर कितना होगा, अरे यार √3 का स्क्वायर करना चाहो, इसका मतलब 3 होगा। 100 × 3 300, बहुत बढ़िया। प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 100। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी 300 100 400, और इनकी वैल्यू हमारे पास आएगी 20। यही तो थे। इसका मतलब आपने वेक्टर में कोई गलती करी नहीं, कोई गलती आपने नहीं करी, यही आपके आंसर है। आप खटाक से यहाँ पे लिख दोगे 10 √3i प्लस 10j, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 10 √3i और 10j। कंपोनेंट्स लेना यार हर बच्चे को बेसिक से आना चाहिए, हर बच्चे को बेसिक आना चाहिए। कंपोनेंट्स लेना बहुत बेसिक है। अभी तो आप यहाँ कंपोनेंट ले रहे हो, अभी कभी आप यहाँ लोगे, कभी यहाँ लोगे, कभी यहाँ लोगे, जहाँ मर्जी लोगे, बट आने चाहिए। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो इस बार ऐसे है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 45 डिग्री ये है, ये प्लस एक्सिस होते हैं, ये वाई डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है। ओके बच्चों, इनके कंपोनेंट्स कर दो, और आपको जो मान लो ये है एफ फैक्टर के, एफ का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है। एफ फैक्टर आपको लिखना है दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी ना। ओके बच्चों, हर बच्चे को पता है करना क्या है। यहाँ पे आप cos थीटा लगाओगे, यहाँ पे cos थीटा लगाओगे और sin थीटा लगाओगे। जब cos थीटा लगाओगे, x डायरेक्शन में निकालना चाहोगे, x डायरेक्शन में निकालना चाहोगे, इनका cos थीटा ये, इनका cos थीटा ये। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास आएगा 10 cos 45 डिग्री, x डायरेक्शन में 10 cos 45 डिग्री, यहाँ पे ये। बट यहाँ देखो, ये प्लस एक्सिस होते थे, ये प्लस वाई वाई होते थे, ये माइनस वाई वाई होते थे, और ये माइनस एक्स होते थे। हर बच्चे को इतना नॉलेज है। ये ओरिजिन यदि ये हमारा है तो इस डायरेक्शन में जो लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, यहाँ पे भी नेगेटिव होगी, और इन दोनों में पॉजिटिव होगी। हर बच्चे को पता है, आई गेस हर बच्चे को पता है ना। ये चीज़ें भी नहीं पता तो भाई लोग कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्या मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा माइनस आई कैप। अरे यार डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ विथ साइन चलोगे ना, विथ साइन। एरर्स में भी आप लोगों को बताया था मैं, स्क्रू गोज वगैरह में जब वो 0 एरर थी वहाँ पे भी मैं बताया था विद साइन आप लोग चलोगे, कहीं आपकी कोई गलती नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। ओके भाई, अब मैं लिखूँ सर प्लस
जे डायरेक्शन में मैं लिखना चाहूँ, जे डायरेक्शन में मैं लिखना चाहूँ इनका सर साइन का कंपोनेंट साइन थीटा लगाओगे ना यार, तब कौन सी डिस्टेंस आएगी, ये साइन थीटा लगाओगे तब ये डिस्टेंस आएगी ना, ये वाली डिस्टेंस है ना। ये हमें यही तो चाहिए थी यार। जे किधर है, ये रहा माइनस जे है ना, माइनस जे है, माइनस वाई, वाई डायरेक्शन नेगेटिव होती है नीचे की तरफ, हर बच्चे को पता है। ओके, क्या मैं इनको लिखूंगा -10 साइन 45 डिग्री, बहुत बढ़िया, जे कैप। ओके बच्चों, मैं इनको लिख दूंगा सिंपली सर -10 cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, इसका मतलब सर आई कैप माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, विद साइन चलोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में विद साइन चलोगे, क्वेश्चन हो कंसेप्ट हो जहां मर्जी हो, विद साइन चलोगे, कभी आपकी गलती होगी नहीं। यहाँ पे -10 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसको भी मैं सीधा लिख रहा हूँ जे कैप, बहुत बढ़िया। अब आप चाहो कि सर हमें आप ये बताओ, हम चेक करना चाहेंगे कि ये हकीकत में 10 न्यूटन ही है क्या, कर लो भाई, लो कर लो कर लो चेक। क्या करते आए थे, अनरूट करके इनका स्क्वायर करेंगे 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तब साइन, मैं कह रहा हूँ विद साइन चलो, माइनस 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 का स्क्वायर करोगे, माइनस मल्टीपल होगा माइनस से, स्क्वायर का मतलब तो यही होता ना, कोई क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करना मतलब उसको उसी से मल्टीपल करना, माइनस माइनस हो जाए प्लस, 10 का स्क्वायर हो गया 100 बटे, मैं कह रहा था जब भी रूट की कोई कंडीशन आए आप उनका अलग से स्क्वायर करोगे, यहाँ पे थे वो बटे में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे होगा 100/2, यदि मैं इन दोनों को सोल्व करूँ 200/2 और इनकी वैल्यू आती है √100, जिनकी वैल्यू होती थी 10, देखो यहाँ पे क्या ये वही चीज़ है, कुछ आइडिया लगा आप लोगों को वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है ना। ये तो सिर्फ वेक्टर है, एक्चुअल में ये कंपोनेंट्स ही है वेक्टर, यहाँ पे आप लोगों को बस डायरेक्शन का नॉलेज है ना। आप यहाँ पे जे और आई लगा रहे हो बच्चों, जब आप एनएलएम वगैरह पढ़ोगे आपको आई जे कैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इस डायरेक्शन में करना चाह रहे हो इस डायरेक्शन को कर दोगे, यहाँ यहीं पे लिख दोगे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सीधा 10 cos 45 डिग्री। इनको जब आप लिखना चाहोगे 10 sin 45 डिग्री, स्टार्टिंग में आप लोगों को, जो बच्चे 11th के हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी समस्या हो रही है अभी कंपोनेंट्स लेने में, वो अभी बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उनको अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स टेक्स टाइम, है ना। अच्छी ग्रिप बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। जो बच्चे 12th पास करके आए हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, उनको पता होगा कंपोनेंट्स बहुत जगह लिए होंगे ना यार, उन्होंने बहुत जगह लिए होंगे, बहुत जगह। बच्चों इनको छापेंगे, उसके बाद हम एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे सो दैट थोड़ी ग्रिप और हम लोग बना पाए। छाप लो इनको। सो ओके डियर, अब हम लोग एक आध अच्छे एग्जाम्पल्स और देखेंगे सो दैट वो चीज़ें आपको आगे भी काम में आएंगी, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये है आपके पास, और ये T2 है, ये T1 है, और ये इनके पास मास है, मास। ओके, इनका एंगल है यहाँ पे थीटा और यहाँ पे इनका एंगल है अल्फा। अब वो कहना चाह रहे हैं ये प्लस एक्स डायरेक्शन है और आपको पता है ये वाई डायरेक्शन है ना, वाई डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, आप इनके कंपोनेंट्स कर दो, बच्चों। जो बच्चे आगे अभी 11th क्लास में, है ना, टाइम काफ़ी हो रखा होगा, बच्चे पढ़ के भी गए होंगे, उनको पता नहीं होगा कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, है ना। टेंशन्स वगैरह पढ़ी होंगी उन्होंने, पुली वगैरह पढ़े होंगे तब। ओके, आपका बेसिक सा सवाल यहाँ पे ये है कि आप इनके कंपोनेंट कर दो। ओके सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप हमें ये कहना चाह रहे हो कि ये एक्चुअल में एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है इनकी और वाई डायरेक्शन में कितनी है। यस, इनका मतलब यही है। यदि मैं लिखूं ये वाली डिस्टेंस कितनी है। ओके सर, बहुत बढ़िया। T1 ये थे और ये एंगल था, लिटा दो इनको। जब एंगल के साथ लिटाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यार, यहाँ पे देखो बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ भी ले लो, जो जिधर एंगल होता है, मान लो मैं कहूँ ये एंगल A था, इधर था, इस एंगल के साथ इसको लिटा दो, कुछ भी मान लो F था, इसको जमीन पे लिटाना चाहते हो cos थीटा से मल्टीपल कर दो और हो गया। इनको ऊपर खड़ा करना चाहते हो sin थीटा से मल्टीपल कर दो। बहुत बढ़िया। देखो इधर, यदि ये एंगल थीटा था, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा था, है ना, 90 माइनस थीटा था। चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। देखो मैं कह रहा हूँ
अब इस बार एंगल ये था इनका, ये एंगल था, ये एंगल था। लिटा दो इनको जमीन पे। लिटाना चाहोगे इस वाले एंगल पे, जिस तरीके से एंगल आया था उस तरीके से आप उनको लिटाओगे तो आप तुरंत लिखोगे सर एफ, मैं बिल्कुल रफ चीजें बता रहा हूं आपको यहाँ पे, एफ कोस थीटा, कोस और थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 90 माइनस थीटा। जो बच्चे बेसिक्स पढ़ के आए हैं उनको सबको पता है कोस 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा। ओके सर, क्या ये और ये चीजें सेम थी? बिल्कुल सेम है सर। जब इनको खड़ा करना चाहोगे, एंगल हमारे पास इस बार ये था यार, ये था, इनको खड़ा करना चाहोगे इधर लिखोगे, क्या लिखोगे, एफ साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होते थे, कोस थीटा। एंगल कन्वर्जन में आप लोगों को बता चुका, क्या ये और ये सेम है? बस इस तरीके से थोड़ा आइडिया रखो, बाकी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा। इसको रफ करते हैं आगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लिटाना सीख गए, किस तरीके से लिटाते हैं, जो एंगल जहां से है उसको वहीं लिटाना है, कोस से मल्टीपल करो, खड़ा करना है साइन से मल्टीपल कर दो। अरे बाकी विकल्प क्या बचा हमारे पास, एक तो हमारे पास लिटाना है, एक हमें खड़ा करना है। पहला विकल्प होना चाहिए हमारे पास लिटाना, उनको जहां से वो खड़े, जहां से वो उठ के आए हैं ना वही जमीन पे लिटाना है उनको, कोस से मल्टीपल कर दो। बट एंगल का आप लोगों को ध्यान तो होना चाहिए ना कि कौन सा वाला एंगल है। अभी मैं कह दिया ये वाला एंगल था, इधर ऊपर वाला था, आपको लिटाना, कई बच्चे उधर जमीन पे इधर लिटा देंगे। नहीं यार, एंगल जहां से आया था वहीं ले जाओ उनको वापस। देखो इधर, यदि मैं कहूं T2 यहां पे था, इनको देखो एंगल इनका क्या था, ये लो ये रहा इनका एंगल और ये रहा इनका एंगल, देखो यही थे ना एंगल। मतलब सर आप यदि ये निकालना चाहो तो आप एक काम करो, इनको लिटा दो, लो। और लिटाते हैं हम, क्या लगाते हैं, ये वाला थीटा कोस के साथ, क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, T2। बहुत बढ़िया, मतलब सर ये वाली डिस्टेंस T2 कोस थीटा होगी किधर, इधर इनकी डायरेक्शन थी, इसका मतलब इधर इनकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन भी जरूरी है यार। ऊपर सर खड़ा करना चाहेंगे, इनकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी T2 साइन थीटा, T2 साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहां देखो, इनको यदि मैं जमीन पे लिटाऊंगा, एंगल देखो यहां से आ रहा है, जहां से ये खड़े हो रहे हैं ना वहीं उनको लिटाना है, जहां से ये खड़े हो रहे हैं वहीं उनको लिटाना है, तो कोस से मल्टीपल कर दो। देखो यार, यहां यदि मैं लिटाना चाहूं इनको, सर T1 कोस अल्फा, बहुत बढ़िया। दूसरा विकल्प रहा हमारे पास इनको खड़ा करना, वो हमारे पास हो जाएगा सर T1 साइन अल्फा, T1 साइन अल्फा। ऊपर की साइड है यार, उसको अलग से क्या लिखूंगा, T1 साइन अल्फा। हर बच्चे को क्लियर है ये चीजें, हर बच्चे को क्लियर है। मास यहां पे थे नीचे और ये जमीन पे रखे हुए थे, इसका मतलब मास की वजह से जो फोर्स लग रहा था, वेट उनका क्या था, कल बताया था मैं, जब वेक्टर है कि स्केलर है, सबसे पहले एक कुछ मास लिया था, उसके बाद मैं कहा था क्या ये अपने आप में बात कंप्लीट है या नहीं है ना, बहुत बेसिक। इनका जो भी फोर्स लगता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है और उनकी वैल्यू होती है mg। ओके, ये आपको कंपोनेंट्स करना आने चाहिए, आगे आपके काम में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि कंपोनेंट्स हो गई है ना, इधर ये दोनों चीजें हैं, मतलब इन दोनों का सम होएगा इधर, सेम डायरेक्शन में ना दोनों चीजें। ये इनका यदि मैं कहूँ सर रिजल्टेंट कितना है, एक्चुअल में है कितना है, तो मैं कोई मान लो ये मार्कर था हमारे पास, इधर कोई खींच रहा था T2 कोस थीटा से, इधर T2 कोस थीटा लग रहा था, इधर T1 कोस अल्फा लग रहा था। वो किधर जाएगा, ये मार्कर जाएगा किधर, इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, निर्भर किस बात पर कर रहा है कि कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है ना। इधर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इधर जाएगा, इधर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, पहले तो जो इधर से कोई खींच रहा था इनको, वो उनको बराबर करेंगे फोर्स, और फिर जो एक्स्ट्रा लग रहा था उनकी वजह से खींचेंगे। इसका मतलब नेट फोर्स, मान लो मैं कहूँ ये ज्यादा था, तो नेट फोर्स कितना लग रहा था, नेट फोर्स कितना लगेगा एक्स डायरेक्शन में, T2 कोस थीटा। मान लो ये ज्यादा थी तो मैं कहूँ सर इधर मूव हो रही थी, ये मार्कर इधर मूव हो रहा था, इसका मतलब ये ज्यादा रहे होंगे, है ना। तो नेट फोर्स यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा T2 कोस थीटा माइनस T1 कोस अल्फा, और इधर फोर्स कितना नेट लग रहा है, देखो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन थीटा, एक डायरेक्शन में लग रहे हैं ना यार, बहुत बेसिक चीजें हैं। ओके बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। थोड़ा आपको अजीब लगा होगा, जो बच्चे बिल्कुल 11th क्लास के हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी समस्या आई होगी, बट अभी हजम करो, अभी तो हम उन चीज़ों में पहुँचे नहीं, आप लोगों को बस टच करवा रहे हैं ताकि आपको ऐसे रहे कि हाँ हम वहाँ भी पढ़ के आए थे, वहाँ जब पढ़ेंगे तब वापस से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई लोग, इस बार मैं कहूँ
ये मान लो ये है हमारे पास, है ना, और ये है, और इनके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, m इनका मास है ना, और इस एंगल की वैल्यू है थीटा। अब वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि आप इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्चुअल में फोर्स लग कितने रहे वो बता दो। हर बच्चे को पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, जब हम आगे जाएंगे तब मैं बोल रहा हूँ ये आगे की चीज़ें हैं, ये आगे की चीज़ें हैं। मैं अभी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि वहाँ पढ़ के आए थे। बिल्कुल खटाक से सीख जाओगे आप। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इनमें, है ना, बहुत समस्या आती है बच्चों को। यहाँ देखो, जितना यहाँ लग रहा था, नॉर्मल कहाँ लगता था यार, नॉर्मल लगता था इनकी फोर्स जस्ट इनके ऊपर, जितना फोर्स इधर लग रहा था नॉर्मल फोर्स उधर लग रहा था, है ना। ओके, यदि मैं कहूँ ये हमारे पास मास था m, इनका नीचे की तरफ लगेगा वेट mg। देखो इधर, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया। देखो इधर, यदि मैं लाइन खींचूं, ये एंगल हमारे पास था थीटा। अभी रिजोल्यूशन करना आ जाएगा, आगे समस्याएं नहीं आएंगी, इसलिए मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे लिया हूँ। इनका इतना कोई रोल है नहीं यहाँ पे वेक्टर में, बट यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया हूँ ताकि इनके सहारे आप ये चीज़ सीख जाओ। वरना बच्चे 2-4 दिन तो ये सीखने में ही लगा देते हैं वहाँ पे, और चीज़ें आगे बढ़ जाती है, फिर वो लैग कर जाते हैं, है ना। इस तरीके से हमें करना नहीं है, हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं ताकि बच्चों को कहीं समस्या ना आए, है ना, किसी तरीके की कोई समस्या ना आए, इसलिए सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। देखो भाई लोग, हर बच्चे को पता है यदि ये एंगल थीटा, मतलब सर ये एंगल भी थीटा हो गया। हर बच्चे को पता है, ये बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज़ें मैं। सर यहाँ पे लग रहा था नॉर्मल, यहाँ पे लग रहा था नॉर्मल। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैं यदि इनके पीछे एक लाइन खींच दूँ, ये यदि थे थीटा, ये देखो कितने हो जाएंगे, ये एंगल कितने हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितने हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सिर्फ देखो, इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं, सिर्फ देखो भाई लोग, सब बच्चों को दिख रहा है ये 90 का एंगल है। यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, अरे यार सम कर लिया करो, टोटल 90 है, 90 माइनस थीटा है तो ये कितने हो जाएंगे थीटा। ये चीज़ें आई थिंक बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है, हर बच्चे को आनी चाहिए, हर बच्चे को आनी चाहिए, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हर बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए। ओके बच्चों, यदि मैं कहूँ ये एंगल हमारे पास थीटा था, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। कैसे हुआ, अरे यार ये देखो, ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। अलग अलग बना के बताऊँ क्या, अलग अलग बना के बताऊँ। इसका मतलब ये सर थीटा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो हम रिजोल्व करते हैं चीज़ों को, अब हम रिजोल्व करते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ पे ये हमारे पास थे n, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, सिर्फ ये देखो आप, ये हमारे पास थे y डायरेक्शन और ये एंगल था हमारे पास थीटा। सर इसका मतलब सबसे पहले तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है n का, मैं लिखूंगा n कोस थीटा। देखो देखो देखो, थीटा क्या था, ये थीटा था, इसको मैं उठा करके बाहर ले आया। अब चीजें आप लोगों के ग्रिप में आएंगी। अब आप देखो, बस सिर्फ अब आप देखो। ओके 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 ओके, ये एक्स डायरेक्शन थी सर, आप वाई डायरेक्शन में हमें बता चुके n कोस थीटा, आप सर हमें एक्स डायरेक्शन में बताओगे, इसका मतलब सर n साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर क्या ये वाला n कोस थीटा है, बिल्कुल n कोस थीटा। ये देखो यही तो चीजें थी, है ना। और ये वाला फोर्स था, ये n साइन थीटा। चलो दूसरे तरीके से करते हैं। देखो यदि एंगल ये था, है ना, एंगल यदि ये रहे n जहां से उठ के आए हैं वहीं लिटाऊंगा, n कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा। लो भाई लोग, ये देखो ये आ गए, है ना, ये आ गए। ओके, यदि मैं लिखना चाहूँ n को यदि मैं लिखना चाहूँ, किस तरीके से मैं लिख पाऊंगा, है ना। वेक्टर फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूँ, n मान लो मेरे पास कोई रिजल्टेंट था, वेक्टर फॉर्म में मैं कुछ लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा सर n साइन थीटा आई कैप प्लस n कोस थीटा जे कैप। बोलो क्लियर है, यही तो हम लिखते आए थे कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन, ये प्लस वाई डायरेक्शन। ओके, अब m का देखते हैं हम रिजोल्यूशन। ये हमारे थे m, कोई बात नहीं,
इनके इनके नीचे लग रहे थे एम जी, नीचे लग रहे थे इनके एम जी। ये हमारे पास थी माइनस वाई डायरेक्शन, ये हमारे पास थी माइनस वाई डायरेक्शन, ओ सॉरी माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन थी। और ये हमारे पास थी, ये हमारे पास थी माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन। और ये हमारे पास थी प्लस एक्स। ये तो होता है ना, बहुत बहुत बेसिक है यार। ये हमारे पास एम जी थे और ये वाला एंगल हमारे पास था थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास था थीटा, है ना। देखो बच्चों, देखो देखो देखो, यदि मैं कहूं कि मुझे निकालना है ये, मुझे निकालना है ये यदि मुझे निकालना हो, ये मुझे यदि मुझे निकालना हो, मैं कहूंगा जहां से एंगल आया था ना वही उसको लिटा दो, पकड़ो यहां से, लिटा दिया। जब लिटाते हैं तब कोस लगाते हैं। लो बच्चों लिख दो एम जी कोस थीटा। हाँ हाँ हाँ, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता था उनको खड़ा करने का। लो सर इनको खड़ा कर देते हैं इधर, इनका मतलब हो गया एम जी साइन थीटा। क्लियर है? ये एंगल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, कौन सा एंगल कहाँ से आया, क्लियर हुआ? यदि नहीं हुआ, पहली बार में बहुत रेयर है बच्चों को क्लियर हो जो 11th क्लास के हैं, फिर से ट्राई करेंगे आप इसको बैक करके, जब तक आपके क्लियर ना हो बिल्कुल सही से देखेंगे, बिकॉज इनसे बेसिक यार मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। सारे मैंने एंगल ले लिए यहाँ पे, सारे एंगल ले ले करके मैं आप लोगों को बताया हूँ यहाँ पे, है ना। इसका मतलब ये वाला ये हमारे पास था एम जी कोस थीटा, और इधर जो लग रहा था एम जी का ये एम जी साइन थीटा हो गया, है ना। देख लो यहाँ पे ये एंगल 90 माइनस थीटा था। यदि मैं इसको यहाँ से लिटाना चाहूँ, यदि मैं इनको यहाँ से इधर लिटाना चाहूँ, देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाले पे मैं लिखूंगा एम जी कोस 90 माइनस थीटा, और उनकी वैल्यू होती थी साइन थीटा। इसका मतलब ओवरऑल आई तो एम जी साइन थीटा ही थे, और इनका साइन वाला यदि मैं लिखूँ एम जी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाते थे कोस थीटा, ओवरऑल आएंगे एम जी कोस थीटा। कुछ क्लियर हुआ? बहुत बेसिक है यार, ये आप लोगों के बहुत काम में आएगा, है ना। वेक्टर तो एक बहाना था, सिखाना कुछ और था। जल्दी से इसको छापेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। छापो इसको। ओके सर। बच्चों हेडिंग डालेंगे यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर कल पढ़ के आए थे। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट उनको लिखते कैसे हैं, है ना, ये देखते हैं। हेडिंग डालेंगे यूनिट वेक्टर, सिर्फ हेडिंग डालेंगे। क्यों सर ऐसा, है ना। कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं ए वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर है तो उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और उनके पास डायरेक्शन भी है। यूनिट वेक्टर क्या करते थे? सिर्फ डायरेक्शन का आइडिया हमें देते थे। कल हम पढ़ के आए थे ना, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन का आइडिया देते थे। सर यूनिट वेक्टर नाराज हो गए और बोले कि आप मैग्नीट्यूड को तो अलग से लिख देते हो और हमारी आपको कोई परवाह ही नहीं है ना, हमें भी अलग से लिख के दिखाओ। दैट्स व्हाई यूनिट वेक्टर है। बच्चों कोई भी वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कोई वेक्टर ए है, एक वेक्टर कोई भी वेक्टर है, इसका मतलब उनके पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और उनके पास डायरेक्शन भी है। उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, उनके पास डायरेक्शन भी है। ओके, इसका मतलब सर उनके पास मैग्नीट्यूड मैंने ये लिख दिया और डायरेक्शन भी है, मतलब साथ में ये लो डायरेक्शन भी लगा दी आपके कहने पे। ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और उनके पास डायरेक्शन भी है। यही तो यूनिट वेक्टर होते थे। अब इनको अलग से लिखना चाहिए हम। लो बड़े नाराज हो रहे थे ना कि हमें अलग से नहीं लिख पा रहे। लो इनको अलग से लिख देते हैं। ये लो बच्चों, ये लो, बस यही यूनिट वेक्टर होते हैं, यही यूनिट वेक्टर होते हैं। हर बच्चे को पता है ए वेक्टर ऐसा कैसा जो दे रखा था ऐसा कैसा यहाँ पे छापना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हर बच्चे को पता था। जो उनके पास में नंबर होते थे उनको स्क्वायर करके अंडररूट करते थे, है ना। यही यहाँ पे करना है, यही यहाँ पे करना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट का मतलब यूनिटी होता था एक, कल बताया था मैं, जिनका मैग्नीट्यूड एक होता था। मैग्नीट्यूड इनका हमेशा एक होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का एक होता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई वेक्टर है हमारे पास, कोई वेक्टर है 3i कैप
प्लस 4j कैप। बहुत बढ़िया सर, आप इनका यूनिट वेक्टर निकाल दो। फाइंड यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। सोल्व करना आप अपने हिसाब से। पहला एग्जाम्पल है, मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना। पहला एग्जाम्पल है, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो सर, ए वेक्टर आपने दे दिया हमें। ए वेक्टर इक्वल्स टू 3ik प्लस 4jk। क्या रिप्रेजेंट कर पाओगे? यस। इसका मतलब सर ये x ये y, पॉइंट कहाँ पे होगा? ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर, है ना। ये लो ये पोजीशन आर ए वेक्टर, ये जो है वो है ना। रिप्रेजेंट करना हर बच्चे को आता है ना, बार बार रिप्रेजेंट करना, वरना हर क्वेश्चन में होगा नहीं। हमारा उद्देश्य था यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना। सर बहुत बढ़िया, जो बेसिक था हमारा, हर बच्चे को पता था कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके पास होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। लो मैंने जैसा इनकी डेफिनेशन थी वैसा का वैसा लिखा। अब हमें ये चाहिए था, मतलब इनका हम भाग दे देंगे। यही तो किया है, और किया कुछ और किया है क्या? यदि मैं चाहूँ मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, कितना होगा बच्चों? 9 + 16 मतलब 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ, क्या करूँगा? ए वेक्टर ऐसा कैसा लिखूंगा, जो आपको दे रखा था ऐसा कैसा लिख दो। 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कितना आ रहा था? 5। बहुत बढ़िया। क्या मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ? ये आपके यूनिट वेक्टर हो गए। लो यूनिट वेक्टर कर रहे थे। लो आपके यूनिट वेक्टर हो गए। इस तरीके से यूनिट वेक्टर लिखते थे। एक शॉर्ट फॉर्म लिखा दूंगा, इनका फॉर्मूला लिखा दो। फॉर्मूला क्या ही है यार, इसमें हर बच्चे को पता है। किसी वेक्टर के पास एक तो होता है मैग्नीट्यूड और होती है उनके पास में डायमेंशन, है ना। डायरेक्शन लिख दिया दोनों को साथ में, बस। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बच्चे बड़ा घबरा जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये यहाँ आएगा कि ये यहाँ आएगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखो कोई वेक्टर होता है, फील करो यार, फील करो। किसी वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड सर, और होती है डायरेक्शन। दोनों की दोनों है, मतलब एक साथ होती है ना दोनों की दोनों चीजें। दो एक साथ लिख दी मैंने, कुछ अलग तो कहा ही नहीं, कुछ अलग तो किया ही नहीं। जो जैसा उन्होंने कह रखा था वैसा ही तो किया। रट्टा मारने की जरूरत होती नहीं। अब मैं कह रहा था कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता था एक होता था। देखो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसा लगाते हैं ना, और जो इनका स्क्वायर करते थे 9 डिवाइड बाई 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 25। स्क्वायर करना मतलब 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर ना। यदि मैं इसको सोल्व करूँ 25 से में 9 और 16 होती है 25 डिवाइड बाई 25, और √1 होता है, उनकी वैल्यू होती है 1। देखो खोलो इनको और देखो, क्या इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आई? यही तो मैं कह रहा था कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और यूनिट वेक्टर किस तरीके से लिखते हैं? कोई वेक्टर होता है उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? उनके पास होती है मैग्नीट्यूड और उनके पास होती है डायरेक्शन, दोनों को एक साथ लिखते हैं। डायरेक्शन लिखते हैं मतलब कैप लगा देते हैं, पर टोपी लगाओ डायरेक्शन पाओ। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, है ना। उनको काफ़ी समस्या रहती है, सर हमें कन्फ्यूजन रहता है, इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें। आगे से कन्फ्यूजन रखना मत, है ना भाई लोग। एक बेसिक फॉर्म में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, है ना। यदि मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, ये है AI प्लस BJ प्लस CK, है ना। और तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √A² प्लस B² प्लस C²। ओके सर। यदि मैं कहूँ इनका यूनिट वेक्टर निकाल दो, हर बच्चे को पता है इनका यूनिट वेक्टर निकालते थे सर। AI प्लस BJ प्लस CK, इनको लिख देते और इनका यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। लो भाई लोग, ये लो, ये आपके यूनिट वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला सा हो गया एक तरीके से। वैसे जरूरत है नहीं फॉर्मूले की, बट कुछ बच्चों को नोट्स अच्छे बनाने होते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, उनको थोड़ा फील आती है ना। इसको छापेंगे, उसके बाद हम एक आध अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और कवर करेंगे और आज का लेक्चर यही एंड करेंगे, है ना। जल्दी इसको छापो। ओके बच्चों।
ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे ताकि बच्चों को थोड़ी फील आए कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन आपको वहाँ विजिबल होगा, ओके है ना, क्वेश्चन वहाँ विजिबल होगा जो गिवन है, सॉल्यूशन। ओके सर, बहुत बढ़िया। देखो वहाँ पे 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब होता है ना समांतर, समांतर। 2 फ्रेंड हैं, कोई ए है और एक बी है, पैरेलल दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दौड़ रहे हैं, मतलब सर एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। पैरेलल दौड़ने का मतलब क्या हुआ, एक वो जहाँ जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में, एक बच्चा मान लो यहाँ भाग रहा है, एक यहाँ भाग रहा है, जा तो इसी डायरेक्शन में रहे ना। पैरेलल का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी। पैरेलल का मतलब यही होता है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो हर जगह सेम रहेगी। पैरेलल का मतलब ये होता है। ओके बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए, ओके बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन टू अस 3i + 4j and meter per second is the unit of velocity and speed of b, speed of b सर इसका मतलब हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या ये उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड है, क्या ये उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड है, यस उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 20 मीटर पर सेकंड। पूछना क्या चाह रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ b, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ b, b वेक्टर वेलोसिटी ऑफ b पूछना चाह रहे हैं इस फॉर्म में, है ना, वेक्टर फॉर्म में। ओके बच्चों बहुत बढ़िया। सर क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या गिवन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आएगा कहाँ से, अभी तो आपकी बुद्धि की जो एंटीना है वो खुले ही नहीं है। हाँ, ऐसी चीज़ों में इनरोल होगे, जब घुसोगे एक आध क्वेश्चन में तब आप लोगों को चीज़ समझ आएंगे। देखो यहाँ पे ए और बी एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, इसका मतलब सर डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए क्या सिमिलर है डायरेक्शन ऑफ बी, ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सिमिलर है या नहीं है। जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई उसका क्वेश्चन हो गया, उसका क्वेश्चन हो गया। लिखो यहाँ पे, अरे यार पैरेलल है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन कौन बताता था, ए कैप बी कैप, यूनिट वेक्टर बताते थे ना। देखो यहाँ पे बच्चों, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और वैल्यू आती है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ओके सर बहुत बढ़िया। यदि मैं ए कैप निकालना चाहूँ कितना हो जाएगा, ए वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए था ना, कितना था 3i + 4j डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था 5। ओके बहुत बढ़िया। इनका मतलब सर 3/5 ik + 4/5 j कैप। बहुत बढ़िया। क्या ये ए कैप बराबर है बी कैप के, बोलो यार, क्या ए कैप बी कैप के बराबर है। ये देखो ए कैप और बी कैप इनका मैग्नीट्यूड होता था 1, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है 1। बस ये चीज हमें ये दिखाना चाह रहे थे कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसका मतलब है सर एक की जो डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन के बराबर है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो टर्म है, ये जो चीज है, ये चीज है ना, ये बी कैप है। हाँ, ये समझ आ गई, क्वेश्चन हो गया आपका। यदि ये बी कैप है, बी कैप है 3/5i 3/5 + 4/5j। ओके सर, है ना। अब मैं कहूं सर बी वेक्टर होता क्या था, बी वेक्टर होता क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ बी वेक्टर डॉट बी की डायरेक्शन। किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता था, उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन साथ में होती थी। लिख दो फटाक से। बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और बी कैप की वैल्यू कितनी है 3/5 ik + 4/5 j कैप। बहुत बढ़िया सर, सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ भी मल्टीपल होगा 20, यहाँ भी मल्टीपल होगा, ऐसे सोल्व करना तो आता ना यार। 5 4 मतलब 12i +
16J। लो बच्चों, लो लो, ये लो, ये हमारे पास बी वेक्टर आ गए जो कि है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी। लो, यही है आंसर इनके। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जिस बच्चे की बुद्धि यहाँ पे थोड़ी चल गई, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, है ना, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। चाप लो इनको, आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, अब बच्चे हेडिंग डालेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन यूजिंग वेक्टर एडिशन यूजिंग रिजोल्यूशन, है ना। हेडिंग डालेंगे वेक्टर एडिशन यूजिंग रिजोल्यूशन। वेक्टरों को ऐड किस तरीके से करते हैं, रिजोल्यूशन को यूज करके। रिजोल्यूशन जो कंपोनेंट्स हम पढ़ के आए थे ना, उन्हीं का नाम है। ओके कुछ नहीं, अभी हम इनके रूल वगैरह में कहीं जा नहीं रहे। हम जो पढ़ के आए थे, जो हमें आता है, हम उनको यूज करेंगे और वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, मान लो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये कोई वेक्टर है पी वेक्टर और ये कोई वेक्टर है क्यू वेक्टर। ओके सर, इनका एंगल है थीटा और इनका एंगल है फाई। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा और फाई हमने ले रखा है, अल्फा ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अब हमें रिजोल्यूशन करके, वेक्टर का रिजोल्यूशन करके उनको ऐड करना। ऐड करने का मतलब सर क्या हुआ? ऐड करने का मतलब सर आप हमसे ये चाह रहे हो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, यही तो फाइंड करना चाह रहे हो। यस, यही चाह रहा हूं, कर दो। ओके, यदि मैं पी वेक्टर को लिखना चाहूं, पी वेक्टर को लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा? हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को, सीख के आए हो यार, सीख के आए हो, अपनी जबान चलाओ, बोलो बोलो मेरे लाल। देखो ये क्या हो रहे थे, लिटा दो इनको, लिटा दो। आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में कितने थे सर? पी कोस थीटा, पी कोस थीटा एक्स डायरेक्शन में कितने थे? ये देखो एंगल कितना था, इतना इतना सा, इतना। इनको वापस लिटाओ, लिटाते हैं, कोस थीटा से मल्टीपल कर देते हैं, कोस के साथ जो एंगल होता था उसको ले आते थे, है ना। इसका मतलब मैं लिखूंगा ये इधर आई कैप थे और इधर जे कैप थे। ये हर बच्चे को पता है। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते थे आई कैप, वाई डायरेक्शन में होते थे जे कैप, हर बच्चे को पता है। ओके सर, आप लिख दो सर पी का मतलब सर पी कोस थीटा और इनके साथ लग गए आई कैप। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इधर कितने थे? हर बच्चे को पता है ये थे यहाँ पे पी साइन थीटा और जे कैप। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। क्या ये क्लियर है? क्लियर है। बहुत चीख चीख करके आप लोगों के सामने बोला था मैं कि किस तरीके से कंपोनेंट लेने हैं। सीख जाओ, सीख जाओ, सीख जाओ। ओके, इनका काम हो गया यहाँ पे। अब यदि मैं क्यू को लिखना चाहूं, क्यू वेक्टर को लिखना चाहूं, देखो देखो इनका एंगल, अच्छा सॉरी, ओके लेट्स टेक, ये थीटा है हमारे पास और ये फाई है ना। हमने जल्दबाजी में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे लेट्स से ये थीटा है हमारे पास, ये फाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। जस्ट कंसेप्ट के पीछे जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। ओके, अब यदि मैं क्यू वेक्टर लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा सर इनका एंगल ये रहा, कितना है सर? फाई है। देखो 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 देखो, फाई है। यदि इनको इधर लिटाएंगे, यदि इनको इधर लिटाएंगे, कोस से मल्टीपल कर देंगे। बहुत बढ़िया। और इधर क्या आते थे सर? एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप। ओके, इनका मतलब क्या ये है? क्यू कोस फाई आई कैप प्लस ऊपर की तरफ जब खड़ा करेंगे तब आएंगे इनके पास क्यू साइन फाई, क्यू साइन फाई जे कैप। क्लियर है? ओके सर, हमें क्या चाहिए था? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। देखो देखो, मतलब सर जो पी वेक्टर थे उनको भी यहां रख देंगे, जो क्यू थे उनको भी यहां रख देंगे। पी कोस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप। बहुत बढ़िया। प्लस क्यू कोस फाई आई कैप प्लस क्यू कोस फाई, और सॉरी साइन फाई, क्यू कोस फाई साइन फाई जे कैप। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ओके, हर बच्चे को एडिशन सब्सट्रैक्शन आते हैं। जहाँ चीज़ें सिमिलर होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं, जहाँ चीज़ें अलग अलग होती हैं उनको हम रहने देते हैं। हर बच्चे को पता है अगला स्टेप क्या होगा। मैं लिखूंगा जो आई के साथ वाली चीज़ें हैं उनको एक जगह लिख दो, क्यों कोस पी कोस थीटा प्लस क्यू कोस फाई, इनके साथ लग रहे थे सर आई कैप, प्लस पी साइन थीटा प्लस क्यू साइन फाई, इनके साथ लग रहे थे सर जे कैप, ये वाई डायरेक्शन में थे। लो भाई लोग, आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। यही तो करना था हमें, जो नाम यहाँ पे लिखा है बस उसके पीछे है। मैं देखा वेक्टर एडिशन यूजिंग रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन तो करो, उसके बाद ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट करना होता बाकी कर देते, घटाना होता घटा देते, है ना, जो करना होता कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जल्दी इसको छापेंगे, उसके बाद बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों के पीछे के भी 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, है ना। इसको जल्दी छापेंगे। ये जस्ट बिल्कुल कंसेप्चुअल था कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम चीज़ों को सोल्व करेंगे, है ना, ये था। अब तक आप लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठ जानी चाहिए कि आई क्या होते हैं, जे क्या होते हैं और इनके कंपोनेंट्स वगैरह किस तरीके से हम लोग लेते हैं। ये चीज़ें आप लोगों की बुद्धि में एक तरीके एकदम फिट हो जानी चाहिए, है ना। जल्दी इसको छापेंगे, उसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद फिर आज का लेक्चर यही एंड करेंगे, है ना। जल्दी इसको छापो। ओके ओके बच्चों, फील द ब्यूटी। इस क्वेश्चन में जितना मजा आने वाला ना उसको एब्जॉर्ब करो आप, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे विजिबल होगा, पहले आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, है ना। पूरे टाइम नहीं रह पाएगा ये क्वेश्चन वहाँ पे, बिकॉज ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके नोट्स में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अच्छे से रीड करेंगे। देखो क्या गिवन है, 3 गिवन फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। 3 फोर्सेज हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। F1 हमें गिवन है, F1 हमें गिवन है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओह बहुत बढ़िया सर, सीख के आए थे कल ही हम, है ना। अब देखते हैं कितना कितना सीख के आए हो। F2 इज गिवन 20√2 2 न्यूटन 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ये गिवन है हमें। और F3 इज गिवन 50 न्यूटन एंड एंगल हमें है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर इन कंपोज्ड फॉर्म। कंपोज्ड फॉर्म का मतलब है आई कैप में भी और जे कैप में भी जो रिजल्टेंट आएगा वो आप हमें निकाल के दो, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से उसको नोट करेंगे, है ना। क्वेश्चन वहां से रिमूव हो जाएगा अभी। अब हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से सर सोल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, पहली चीज जो कल हम लोग सीख के आए थे वही करेंगे। ये x है हमारे पास, ये y है, ये -x है और ये -y। हर बच्चे को ये चीजें पता है। अब देखो यहाँ पे F1 इज 10 न्यूटन, ये हमारे होते थे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, है ना। हर बच्चे को चीजें पता है, जो पहला लेक्चर देख के आए हैं वेक्टर्स का उनको ये भी पता है। मैं बोल रहा था कल इस तरीके की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन लिखा आएगा, है ना, बोला था ना। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं कहेंगे और बच्चे यहाँ एंगल के चक्कर में झुलस जाएंगे और उनका क्वेश्चन वही गलत हो गया। आगे वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसका टाइम और वेस्ट करेंगे और उनका क्वेश्चन तो ऑलरेडी गलत हो चुका यदि उनको एंगल सही से पता नहीं लग पा रहा। देखो यहाँ पे 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का मैं बोल रहा था 53 डिग्री ईस्ट, इसकी तरफ मुक लो। कहाँ से? ऑफ मतलब होता था का, किसका? ऑफ, ऑफ मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का, नॉर्थ का 53 डिग्री। लो भाई लो लो, ये हो गए ये नॉर्थ का 53 डिग्री, है ना। ईस्ट, ईस्ट ईस्ट मतलब ईस्ट साइड में जाएंगे, ऑफ नॉर्थ मतलब ये लो बच्चों, बहुत बढ़िया 53 डिग्री, ब्यूटीफुल। ओके, इनकी वैल्यू हमारे पास है 10 न्यूटन। ओके ब्यूटीफुल। F2 इज 20√2 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट,
वेस्ट का सब, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 45 डिग्री है सर, बहुत बहुत बढ़िया है ये तो आप किधर से भी कह दो, हमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। 20√2 ब्यूटीफुल है ना। फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ये कह रहे हैं साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट किसका सर, वेस्ट का साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। लो देखो अगला है सर 50 न्यूटन, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का 37 डिग्री। लो कल मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके आया हूँ ये चीज़ें, यहाँ पे टाइम इतना दूंगा नहीं मैं, है ना। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है वो जाएंगे पिछला लेक्चर बिल्कुल क्लियरिटी से देखेंगे, है ना, उस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। ओके बच्चों, ये थे हमारे पास 15 न्यूटन। ओके सर यहाँ पे एंगल 37 डिग्री 53 डिग्री आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक काम करो, याद करो, जब मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया था कि जो आप सबसे छोटा ट्राइंगल सीख के आए हो 3, 4 और 5 का, यही तो होता सबसे छोटा, है ना। जो सबसे छोटी आर्म था उसके सामने सबसे छोटा एंगल, जो उससे बड़ी वाली थी उसके बड़ा, ये लो इसका मतलब सर यदि ये 37 डिग्री है, यदि ये 37 डिग्री है, इनके सामने वाली आर्म ये लो सर 3, ये 53 है, यदि ये 53 डिग्री है, इनके सामने वाली 4 और सबसे बड़ी वाली 5 होती थी, और उनके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता था। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया था। यहाँ पे आप लिख लो cos 37 इज 4/5, cos 53 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/5, एंड साइन 53, साइन 37 कितना हो जाएगा बच्चों 3/5, और cos 37 साइन 53। ये भी निकालना सिखाऊंगा क्या कि साइन 37 क्या होता था, cos 37 क्या होता था, हर बच्चे को पता है। ये आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को। साइन 57 कितना होगा जो 37 का है ना, 4/5। ये 4 वैल्यूज आप लोगों को काम आएंगी, है ना। बाकी इनको रख देते हैं। कुछ बच्चों को डाउट होता है सीधा सीधा, सर क्या लिख रहे हो, है ना, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, खुद देख लो, खुद देख लेना आप क्या लिखेंगे। देखो इधर हमारा पहला काम होता था उनको कंपोनेंट्स करना। देखो इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ओके, यदि मैं इसका पहले 10 न्यूटन को इधर लेके आऊं, देखो जहां से एंगल आए थे उनको लिटाएंगे, मतलब सर कोस थीटा लगाएंगे। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इनकी जो वैल्यू है इस तरफ 10 cos 53, जहां से एंगल आए हैं वहीं लिटाएंगे, कोस लगाएंगे। बार बार बोल रहा हूं मैं, 10 cos 53, और इनकी वैल्यू कितनी थी cos 53 की 3/5, मतलब कितना आएगा 3/5 में यहाँ पे रखूंगा 6 आ जाएंगे। सीधा लिख रहा हूँ 6 आ गए अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे जिनका एरो इधर है उधर जाएगा ऊपर की तरफ। ये वाले कितने आएंगे सर, ये वाले 10 इधर वाले 10 sin 53, 10 sin, बहुत बेसिक से लिख रहा हूँ यार। अब भी यदि नहीं आ रहे ना किसी बच्चे को, 53 का मतलब होता था 4/5, 8। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, है ना। ओके, बहुत बढ़िया सर, इनका काम हो गया। अब आते हैं अगले वाले। इनका यदि मैं कंपोनेंट लूँ, जहां से एंगल आया था वहां लिटाऊंगा, कोस लगाऊंगा सर, बहुत बढ़िया, कोस लगाऊंगा। लिखो बच्चों क्या होगा ये 15 cos 37, 15 cos 37। देखो यहाँ पे cos 37 की वैल्यू 4/5, इनकी वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन। ओके, बहुत बढ़िया। इनका इधर कंपोनेंट कितना होगा 15 sin 37, है ना। इधर कितना होगा 15 sin 37, sin 37 की वैल्यू आपको पता 3/5, इनका मतलब सर 9 न्यूटन। फोर्स है यहाँ पे यूनिट में, न्यूटन बाद में लिख लेंगे हम ना इस डायरेक्शन में। इनका हो गया, इनका भी हो गया। ओके सर, इनकी बात कर लें। ये तो महान है, ये तो 45 डिग्री लेके बैठे हैं, मतलब समस्या ही नहीं है। यदि इनका cos 45 लूंगा कितना आएगा भाई लोग 20√2
इंटू कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 घर चले जाएंगे, बचेगा हमारे पास 20 न्यूटन। इधर की बात कर ले यदि 20 √2 साइन 45, वो भी वैल्यू 1/√2, मतलब सर इधर भी 20 न्यूटन आएगा। ओके, इनका काम खत्म हो गया। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ों को ले रहे हैं, है ना। इनका काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इनको एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि एक्चुअल में एक इस डायरेक्शन में कितने लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में कितने लग रहे हैं। देखो यहाँ पे यदि मैं कहूँ सेम साइड में कहूँ इन लो, और ये कितने हैं 8, कितने हो गए यहाँ पे 17 न्यूटन इधर लग गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आप ऊपर देखो, अब आप यहाँ देखो, इधर कितने लग रहे थे सर 6। इनके अलावा कुछ आया था, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। ये लग रहे थे 6 न्यूटन। इधर देखेंगे सर, इधर देखेंगे, यहाँ पे थे 12 और ये थे 20, कितने हो गए 32 न्यूटन। 32 न्यूटन, बहुत बढ़िया। देखो 20 नीचे, ये भी नीचे ही थे 12 न्यूटन, इसका मतलब सर जुड़ जाएंगे। ओके, इधर कितने लग रहे थे बच्चों 20 न्यूटन। ओके सर, इसका मतलब एक्चुअल में चीजें हैं क्या। अब एक्चुअल में है क्या, रिजल्टेंट क्या है। इधर कोई 17 से खींच रहा था, इधर कोई 20 से खींच रहा था, जाएंगे किधर, जिधर 20 वाला खींच रहा था कितने से जाएंगे 20 - 17 मतलब 3 से जाएंगे ना। इसका मतलब सर 3 न्यूटन फोर्स इधर लग गया। किस डायरेक्शन में है, -x डायरेक्शन में। -x का मतलब हो गया -i। विद साइन चलोगे कहीं नहीं पछताओगे, वरना हमेशा पछताओगे। यहाँ देखो 32 इधर थे, 6, अरे सर बहुत ज़्यादा है तो खींच लेंगे इनको। 32 - 6 कितने हो गए बच्चों 26 न्यूटन। हाँ 26 न्यूटन। किधर सर, किधर, ये +x थे, ये -x थे, +y -y मतलब सर ये तो नीचे की तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब ये -j डायरेक्शन में लग रहे हैं। इज इट क्लियर। अब मैं बोल रहा था कंपोज्ड वे में आप लिख दो कि रिजल्टेंट कितना होगा। देखो बच्चों -i3 मतलब सर -3i और -26j मतलब सर -26j। ये लो बच्चों, आपका आंसर यही है, F नेट। जो रिजल्टेंट फोर्स था, है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स था वो है -3i -26j। क्या क्लियर हुआ। यदि ये चीजें क्लियर नहीं हुई, स्ट्राइक नहीं हुई, आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करोगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे कितने कंसेप्ट्स आ रहे हैं, कितने कंसेप्ट्स आपके यूज हुए हैं। आपको डायरेक्शन का नॉलेज हो गया, है ना, कंपोनेंट्स भी आपके आ गए। आपको ये भी आइडिया लग गया कि सर रिजल्टेंट हम कैसे देखते थे, किस डायरेक्शन में जाएगा, जिसका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो जिधर नेट होगा उसको हम लिख देंगे विद साइन, विद डायरेक्शन लिखेंगे, विद साइन लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे हम लिख चुके ऑलरेडी, है ना। सो भाई लोग, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने ली। अगले लेक्चर में हम चीज़ों को एक स्तर और बढ़ाएंगे, है ना। अभी तो वेक्टर की शुरुआत हुई है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अभी तक किसी बच्चे को एहसास हुआ कि कुछ डिफ़िकल्टीज आई, यकीन मानो आगे भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बिकॉज इसी तरीके से हम चीज़ों को एक एक dx बढ़ाते चलेंगे ना, एहसास भी नहीं होगा। सो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद। टेक दिस।